हुसैन जावेद साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले नई नई दोस्ती अंतरिम सरकार के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुई है, तो आप लोग किसके हाथों में ज़्यादा सुरक्षित देख रहे हैं बांग्लादेश के भविष्य को? देखें, हम तो इस हक में कि चाहे वहां पे आज जमात इस्लामी का जो इत्तेहाद है वो भी अगर वहां पे इस तरह से सक्सेसफुल होता है, हमें उससे भी कोई मसला नहीं है। और अगर इस तरह बीएनपी जो है वो इस तरह से पावर में आती है तो हम उनके साथ भी कंफर्टेबल है, हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। क्योंकि देखिए, मैं उसमें अभी यहाँ पे सोडी साहब ने भी एक बात की है, और वो बात यही थी कि अवामी लीग के साथ कहीं ना कहीं ज्यादती की गई। तो मैं यही कहूंगा सर, यही बात है कि पिछले दो इलेक्शन उठा के देख लें, अवामी लीग ने भी तो किसी को नहीं छोड़ा। क्या उन्होंने अपने टाइम में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से दी थी? तो जवाब है, नहीं दी थी। हम्म। और यही वजह कि आज वो आउट भी हैं, तो जो वहां की बगला वाम है उनको इस बात की कोई फिक्र भी नहीं है। हम्म। हाँ, ये है कि हमारे लिए तो अच्छी बात ही ये कि जब से हसीना की वहां से हुकूमत गई है तो हमारे लिए वहां के दरवाजे खुल गए। मैं एक बात यहाँ पे वाजे भी कर दूं, ये सिर्फ मजहब का फैक्टर नहीं है कि वो भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है। जी। मुस्लिम कार्ड एक चला और हम इस तरह से भाई भाई हो गए दोबारा। 71 की जो तलखियां थी वो इस तरह खत्म होगी, नहीं, ये आपस में पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, क्योंकि दोनों ने ये मान लिया कि हम एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकते। तो खाम खा एक नफरत की जो दीवार है उसको खड़ा करने की जरूरत करो। आप देख लें कि 1.5 साल के अंदर जो है वो एक ड्रामेटिक शिफ्ट आई है ढाका और इस्लामाबाद के अंदर। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो ढाका के साथ ताल्लुकात है वो इस बेस पे बिल्कुल नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ हो, क्योंकि अरविंद जी हम्म। ने सही कहा है। देखिए, हम इंडिया के खिलाफ उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? पूरा जो आपका इंडियन ओशन है वो इस तरह से क्रॉस होगा और उसके बाद हम जाके चिटागोंग पहुंचेंगे, जबकि इंडिया उनको चारों जो जो आपका बॉर्डर है जी। चारों ओर से उनको इंडिया लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि वहां पे किसी किस्म की स्टेबिलिटी ना हो। और अच्छी बात है, और साथ में सोडी साहब ने ये भी कहा कि अब इंडियन स्टेट को, इंडियन मीडिया को बांग्लादेश को एक नई ऐनक के साथ देखना होगा। ये ठीक है। सबसे अच्छी बात हुई। ठीक है रत्नेश जी, क्योंकि पूरे साउथ एशिया की डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस को भी ये जो इलेक्शन है वो प्रभावित करेगा, केवल बांग्लादेश की राजनीति की बात नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और देश के भविष्य को सोचते हुए जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करें। देखिए, मैं फिर कहूँगा, आप इसको कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन मान सकती हैं? जितने वोटर्स हैं उसमें से तो आधे अनिर्णित हैं, मतलब वो वोट दे ही नहीं रहे। उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो शेख हसीना के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो वोट कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन जो बच रहे हैं 35 से 40%, उसी में रेफरेंडम आएगा और उसी में सरकार तय होगी। मैं फिर कहूँगा, लेकिन सरकार, यही स्थिति तो मार्च 2024 में भी बनी थी जब बीएनपी ने नहीं, बहिष्कार आप कर दिया बात था को इलेक्शन का। समझने की कोशिश करिए। जी। यहाँ चुनाव में सरकार किसकी बनती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव में जो मतदाताओं को 2 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं, एक तो सरकार तय करे, एक बैलेट पेपर सरकार कौन सी बनेगी ये तय करेगा, हाँ। और एक संवैधानिक सुधार किस दिशा में जाए ये तय करेगा। और यही सबसे, यहाँ बांग्लादेश में उल्टा होता है, वहाँ संसद में बिल नहीं लाया जाता पहले। हाँ। वहाँ पहले रेफरेंडम चुनाव वोटर्स के जरिए तय किया जाता है, और संवैधानिक सुधार वो लिबरल दिशा में जाएंगे या कट्टरपंथियों के हाथ में जाएंगे, देश जाएगा, या खून खराबा चलता रहेगा जैसे चल रहा है। और इसे मैं एक नज़रिए से और देखता हूँ, जैसे कहा गया कि बांग्लादेश की स्थिति 32 दांतों के बीच वाली है, तो इस समय कुछ ले देकर भारत की स्थिति भी 32 दांतों के बीच वाली है। चाइना जिस तरह से प्रभाव अपना बढ़ा रहा है भारत के पड़ोसियों पर, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, मैं श्रीलंका भी गया था, वहाँ भी तमाम सारे एक्टिविटी चाइना सरकार कर रही है। पाकिस्तान, हुसैन जावेद साहब ये मानेंगे किस तरह चाइना अंदर तक घुसा हुआ है लोन दे देकर। तो जिस तरह हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, भारत सरकार को जिस प्रभावशाली तरीके से इंटरवीन करना चाहिए था वो कहीं कमजोरी दिखती है। लेकिन यूनुस वादा खिलाफी ना करें और हत्याओं का सिलसिला रोकें, और जो उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद वो सत्ता से हट जाएंगे और जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी उसको सरकार बनाने देंगे, वो अपने यूनुस सेंटर के काम में वापस चले जाएंगे।
लेकिन जिस तरह से उन्होंने ग्रिप बनाई है माइनॉरिटीज की हत्याएं कराकर, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, इसमें यूनुस बहुत बड़ा कवर अप ऑपरेशन चला रहे हैं। जैसा वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है, वहाँ कई सारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, वो किसी न किसी रूप में बांग्लादेश के अंदर सक्रिय हैं, जिसे आप वेस्टर्न हैंड मान लें या कुछ और मान लें। जो मोहम्मद यूनुस की कई सारी मुलाकातें हुई हैं बैकडोर में भी, और वो भी जो मीडिया के सामने आई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी गड़बड़ हुई, उसके लिए कोई ना कोई दोषी तो है ही। यूनुस किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि चुनाव के बाद वो सत्ता के केंद्र से हटें, और शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, 35 से 40% लोग वोट डाल ही नहीं रहे। चाहते थे यूनुस, नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन सेना का दबाव था, जनता का प्रेशर था, इसलिए भी अब उनको इलेक्शन कराना पड़ा। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हैं। प्रशांत जी बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि ये जो चुनाव है, अल्पसंख्यक क्या डर के साए में ये चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से अल्पसंख्यकों की हत्या हुई है अंतरिम सरकार के दौरान, एक बड़ा आंकड़ा है, और सवाल ये कि नई सरकार क्या अल्पसंख्यकों की हत्या को रोक पाएगी, इन हिंसा की घटनाओं को रोक पाएगी? आप तो जानता हो, तो ये इंटर्म गवर्नमेंट का रिफॉर्म करता है, तो आप तो मूवमेंट का लिए आता है तीस गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का फर्स्ट मैंडेट होता तो इलेक्शन करने की। तो इलेक्शन जनगण का 15 वर्ष का शासन के लिए वन साइडेड वोट होता हो, जनगण का मैंडेट करता है इलेक्शन। तो यूनुस गवर्नमेंट का आप तो बोलता है 5 वर्ष रहेगा भैया, 10 वर्ष, 15 वर्ष, दिस इज नॉट फैक्टर आता है तो इलेक्शन करने नहीं है। इलेक्शन होता है, नो प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम आता हो आपका रिजल्ट मानता है और नहीं मानता। ये तो वेरी क्रूशियल पॉइंट। आप तो ये बोलता है तो जमात एंड बीएमपी, ये तो भैया द्विशक्ति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है अंदर में। तो आप तो बोलता है तो जमात के जीत गया, इज वेरी वन साइडेड किया। ये तो बीएमपी के लिए चॉइस लैंड था, बट आप फ्रेमिंग करता है इंटरनेशनल मीडिया का, अदर मीडिया, जो बीएमपी का जय होता हो, इज नॉट अ फैक्टर अंदर में भैया। 15-20 वर्ष का लिए ये तो जमात का संगठन माना चाहिए। ये संगठन का तृणमूल के लिए तो आप पर बूथ लेवल का आता है। ये तो जुआर देखता है कि जमात द स्टीयरिंग पोजीशन। आप तो 50 इयर्स का इतिहास में बांग्लादेश में आप तो सरप्राइज नहीं आता हो जो जमात का टुडेस इलेक्शन का जय करता है, मैं सरप्राइज नहीं होता। ये संगठन के लिए करता है। आप बोलता है तो मीडिया का इंटरनेशनल फैक्टर आता है, जमात का वोट का विनिंग करके लिए ये तो फॉर्मूला बनाता है, तो आप तो विन के लिए, तो दिस इज फैक्टर। एंड अनदर तो संघर्ष तो ये तो बांग्लादेश में जमात के लिए और बीएमपी के लिए में स्टिल रिजल्ट इज नॉट फाउंडिंग। बट आप देखता हो स्थितिशील सरकार का ये तो क्वेश्चन होता, मेरा बोलता हो वोट फाइन हो, एवरीथिंग फाइन हो, बट आफ्टर इलेक्शन व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, ये के देखता है। ठीक है, जैसा कि रत्नेश जी ने भी जिक्र किया कि वहाँ पर जुलाई चार्टर के सुधार के प्रस्ताव को लेकर भी वोट हो रहा है, यानी एक तरीके से जो जनमत संग्रह होता है वो किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो जुलाई चार्टर है वो कितना बड़ा बदलाव ला सकता है बांग्लादेश में? जुलाई चार्टर के लिए जय सोडी जी। वंदना जी, देखिए, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं तो इससे जो बड़ी एक चीज निकलने वाली है वो ये निकलने वाली है कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं उनकी ताकत में बहुत इजाफा होगा। आज की तारीख में जो मेन ड्राइविंग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है बांग्लादेश में भारत की तरह, वो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर ये रेफरेंडम सफल हुआ और इसके बाद जो भी संशोधन लाए जाएंगे उसमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कई चीजों में। और मोहम्मद यूनुस ये राष्ट्रपति पद को ही उनकी नजर इस पे टिकी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं अभी थोड़े दिनों में या थोड़े हफ्तों में तो ये इंटरिम एडवाइजर की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, लेकिन अब उनका जो अगला स्टेप है वो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनने का। तो अब वो सिचुएशन सामने है जब बांग्लादेश का राष्ट्रपति और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री जो भी होगा, अगर दोनों भारत विरोधी हुए, हिंदू धर्म विरोधी हुए, तो बांग्लादेश में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। क्यों बद से बदतर होंगी? क्योंकि अब तक तो दुनिया कहती थी इंटरिम एडवाइजर है, उसके पास कोई ज्यादा पावर नहीं है, शक्ति नहीं है,
लेकिन अब तो वहां चुनी हुई सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार की ताकतें तो बहुत ज्यादा होती हैं। तो आने वाला समय बहुत गंभीर है भारत के लिए कि क्या वहां पे जो राष्ट्रपति बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, वो कौन बनता है और उसका रवैया भारत और हिंदू धर्म के रुख क्या होता है। बिल्कुल, शेख हसीना की तख्तापलट के बाद से ही जो विदेश नीति है किस तरह से बदली है बांग्लादेश में, हर कोई जानता है। अरविंद सिंह जी, क्योंकि भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे ये भी निर्भर करेगा जो बांग्लादेश में नई सरकार आएगी, क्योंकि ये भी माना जाता है ना कि जो बीएनपी है वो यहाँ पर जिक्र इस बात का करती है कि बांग्लादेश फर्स्ट की वो नीति लेकर चलते हैं। खासतौर से तारिक रहमान की हम बात कर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते वो बेहतर करेंगे अगर वहाँ की जनता ऐसा चाहेगी। तो आपको लगता है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो रिश्तों में सुधार होगा? वंदना जी, बिल्कुल सुधार होगा। इसका कारण यह है क्योंकि मैं बांग्लादेश जाता रहा हूँ, ढाका यूनिवर्सिटी में मेरे लेक्चर्स भी होते रहे हैं। तो ऐसे में मुझे पूरा ये अंदाज है कि वहाँ की जो पूरी की पूरी जो जनता है उनके लिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है बांग्ला आइडेंटिटी, और जो सेकंड आइडेंटिटी है वो रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो कम्युनल ताकतें हैं वो वहाँ ज्यादा वो अपना जोर जमा पाएगी। और जहां तक हमने यूनुस साहब की बात की है तो वो कठपुतली थे, और जो खासकर ब्यूरोक्रेसी वगैरह वो काफी डरी हुई थी, तो वो ऐसा कोई स्टेप नहीं ले पा रही थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सत्ता में कौन आएगा और उनकी क्या हालत होगा। एक बार जब वहां स्थिरता आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी और भारत और बांग्लादेश के संबंध भी सुधरने लग जाएंगे, और ऐसे संकेत भी मिलने लग रहे हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि अगर हम सब लोग शांति से रहते हैं तो पूरा का पूरा जो साउथ एशियन रीजन है वो लंबी नीतियां बना पाएगा, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस कर पाएगा, और जो खासकर पश्चिमी ताकतों का जो दबाव और जो शोषण है मुझे लगता है वो कम हो पाएगा। वंदना जी। बिल्कुल रत्नेश जी, और अगर जमात इस्लामी सत्ता में आ जाती है तो उस सूरत में भारत के साथ रिश्ते कैसे हो सकते हैं? देखिए, जमात इस्लामी तो 11 पार्टियों का गठजोड़ है। वो सरकार में आती है, उसके बाद वो सरकार कायदे से चलाए, 11 पार्टियों में मतभेद ना बने। अभी जो सर्वे आ रहे थे उसमें तो 2 हफ्ते पहले सिर्फ ये प्रतिक्रिया दी जा रही थी कि बीएनपी यानी तारिक रहमान की पार्टी वो कितने बड़े अंतर से जीत रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए ये अंतर कम होता गया। शफीकुर रहमान तो मौलाना है ही हैं, वो कट्टरपंथी तो है ही हैं। अब सरकार किसकी बनती है, कौन कंट्रोल करता है, क्या स्थितियां बनती हैं, एक चीज़ होती है अपेक्षा करना और एक चीज़ होती है ग्राउंड रियलिटी। वहाँ जितना भी मीडिया है, जो बाहर का इंटरनेशनल मीडिया गया है, वो सिर्फ ये अनुमान लगा रहा है, जिस तरह वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी, और अगर हम अखबार की कतरनों के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि कौन सी पार्टी किस विदेशी ताकत के हाथ में खेल रही है, तो अब जब कम से कम मैं फिर वही बात दोहराऊंगा 35 से 40% शेख हसीना के वोटर्स वोट दे ही नहीं रहे हैं, तो जो आधे वोट पड़ने हैं वही सिर्फ डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनती है। मैं फिर कहूँगा, बहुत कुछ यूनुस सिर्फ दिखने में सॉफ्ट पर्सन दिखते हैं, लेकिन जो उन्होंने बांग्लादेश को पिछले 1 साल में 1971 की दहलीज पे लाके छोड़ा है, वहाँ से बांग्लादेश को बाहर निकलने में काफ़ी समय लगेगा। आज वोटिंग के दिन जो ग्राउंड रियलिटी है, पूरा ढाका सिर्फ सुरक्षा बलों से पटा पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि महिलाएं और बुजुर्ग वोट डालने जा ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद बड़ी संख्या में पॉपुलेशन जहाँ उनका चुनाव क्षेत्र है गांव में उसकी तरफ जा रही है। बड़ी सारी अफरा तफरी सा माहौल है, कोई सुनियोजित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से वोटिंग नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, मैं फिर भी कहूँगा शफीकुर रहमान की जमात इस्लामी से बेहतर भारत के लिए जो है वो तारिक रहमान की बीएनपी है। लेकिन सबसे बड़ा
जो सवालिया निशान है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ है कि जो उन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद वो सरकार को लाने के बाद जो भी सरकार बनती है वो वापस अपने सामाजिक कार्यों की तरफ लौट जाएंगे। वो ये करते हैं या सिर्फ सत्ता के केंद्र में जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसमें बने रहते हैं। शेख हसीना की वापसी चुनाव के बाद हो पाती है बांग्लादेश में या नहीं, ये भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, और शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद भी कह रहे हैं कि 30 से 40% जिस पार्टी को वोट मिले हैं उस पार्टी को अगर हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा है इस चुनाव में तो वो कह रहे हैं कि अनफेयर। हुसैन जावेद साहब, देखिए मैंने अभी सर की बात सुनी, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अभी तो वहां पे बिल्कुल पोलिंग स्टार्ट हुई है, अगर आप उनके टाइम के हिसाब से देखें 7:30 से लेकर 4:30 का टाइम, और अभी भी सुबह का टाइम ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये कहना बहुत जल्द होगा कि बहुत कम अभी लोग निकल रहे हैं और वहां पे पता नहीं इस तरह का टर्नआउट क्या होगा। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आज शाम तक। तो एक तो बात ये रही। दूसरी बात, यहाँ पे यूनुस साहब को लेके बात हुई कि शायद वो आगे सदर बनना चाहते हैं या उनका रोल अगले सेटअप में भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा जब हम यूनुस साहब की बात करते हैं ना, वो सिर्फ यूनुस साहब नहीं होते हैं, वो बांग्लादेश की इस्टेब्लिशमेंट होती है। आप उसमें जो वहाँ की आर्मी जो सबसे ताकतवर फैक्टर है उसकी सोच को भी सामने रखें कि वो अगले सेटअप को कैसे देखना चाहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एक और बात, यहाँ पे अभी अरविंद जी ने बात की कि उनको शायद लग रहा है कि वहां पे जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो शायद बहुत ज्यादा कम्युनल ना हो और वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट अंदाज से देखे। तो आपने अगर तारिक रहमान साहब का बयान सुना ना, उन्होंने एक बात कही कि अगर हमें इक़्तिदार मिलता है तो मेरी पहली जो प्रेफरेंस होगी वो होगा सऊदीया का दौरा, क्योंकि वो बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। वो ये बात पहले कह चुके हैं। और एक सबसे आखिरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये वो पहला इलेक्शन है जिसमें जेन जी की टर्म बहुत ज्यादा खुल के सामने आई है। तो मैं देखना ये चाहूंगा कि जो 47 लाख जेन जी का वोट है इस इलेक्शन में वो अपने आप को ट्रांसलेट कैसे कर पाएगा, क्योंकि एक नई किस्म की जनरेशन है, उन्होंने पोलिंग डे देखा है, इलेक्शन की डायनेमिक्स देखी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जेन जी क्या सिर्फ भावना के ऊपर आई है इसमें या उनके पास कोई प्लान भी है आगे। बिल्कुल, लगभग 5 करोड़ 60 लाख युवा मतदाता हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इसमें रहने वाली है। लेकिन जे.एस. सोढ़ी साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ बीएनपी की भी और जमात इस्लामी की भी, दोनों का ही रुख भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर एक तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि बीएनपी नेता है ज़ेबा खान, वो कह रहे हैं कि भारत और ढाका को दोस्त बने रहना चाहिए। इधर शफीकुर रहमान खुद कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के साथ मजबूत और सम्मानजनक वो रिश्ते चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर बांग्लादेश का सटा हुआ है और चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ हम आगे बढ़ें भारत के साथ। बदनाली जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई भी इंसान जो थोड़ी पढ़ाई लिखाई करता हो वो यही बोलेगा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश का है। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना ने जो भी उनके बाकी चीजों, लेकिन एक चीज तो उन्होंने बहुत अचीव की कि बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की में उनका बड़ा योगदान है। 2020 से लगातार बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी से बढ़ गई थी। तो ये जो चीज है ये तभी हो सकता है कि जब बांग्लादेश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखे, चाहे समुद्री रास्ते से चाहे जमीनी रास्ते से। 2006 किलोमीटर का म्यांमार के साथ बॉर्डर छोड़ के बाकी सारे चारों तरफ से वो बांग्लादेश भारत के साथ उसका बॉर्डर है। तो ये तो कोई बच्चा भी कहेगा कि अगर उसने जिंदगी में तरक्की करनी है उसके अंदर शांति होनी चाहिए, उसके अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उसके साथ शांति होनी चाहिए। और भारत तो हमेशा बांग्लादेश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो भारत के दिल में हमेशा रहा है। आज बांग्लादेश की आवाम माने ना माने, लेकिन हकीकत ये है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसमें साफ लिखा है कि वो एक तो किताब है ग्रेट गेम ईस्ट बर्टल लिंटनर की, और दूसरा है द ब्लड टेलीग्राम गैरी बास की। इन दोनों किताबों में किस तरह से लिखा है कि बांग्लादेश की आवाम का हमेशा भारत की आवाम के साथ अच्छा रिश्ता रहा है। ये तो सिर्फ कुछ 1.5-2 सालों से वहां सत्ता पलट हुआ और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने वहां पे पूरा कंट्रोल कर लिया। वरना अगर आप कोई भी बुजुर्ग बांग्लादेशी पूछें, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे 40 साल की उम्र वाला हो, वो सारे उनका सॉफ्ट कॉर्नर है भारत के लिए। और भारत में भी हर नागरिक का सॉफ्ट कॉर्नर है बांग्लादेश के लिए। आप किसी भारतीय सेना के अफसर से पूछिए, उसका तो बांग्लादेश के लिए उसके दिल में कितनी एक अहम जगह है। तो ये जो 1-1.5 साल का ये एक गलत, मैं कहूंगा एक गलत फेज आया दोनों देशों के रिश्ते में, ये अभी भी बदला जा सकता है। जो जैसे मैंने पहले कहा, जो हुआ सो हुआ,
अब बांग्लादेश को भी, भारत को भी एक नए सिरे से ये चीजें आगे लेके जानी चाहिए, क्योंकि अंत में बांग्लादेश का फायदा तो है, भारत का फायदा है, लेकिन साउथ एशिया में शांति आएगी।